आज हम लोग औसत, अनुपात, समानुपात और मिश्रण से संबंधित कुछ प्रश्न बनाएंगे और ऐसा प्रश्न बनाएंगे जो हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, या फिर वैसा प्रश्न जो हमारे एग्जाम में पूछ लिए गए हैं, या फिर एग्जाम के दृष्टिकोण से वो प्रश्न बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बनता है। वैसा प्रश्न आपके सामने है और हम आपके सामने ला रहे हैं वैसा प्रश्न। देखिए कि ऐसा प्रश्न को शॉर्ट ट्रिक से या फिर बहुत कम समय में हम लोग कैसे बनाते हैं। देखिए, पहला जो प्रश्न है, 3 संख्याओं का औसत 135 है। कहता है कि 3 संख्याओं का औसत 135 है। बात स्पष्ट है कि यहाँ पर बात हो रही है 3 संख्याओं का, तो 3 संख्याओं का औसत 135 है। वन बाय वन एकदम समझते जाइए आराम से। दूसरा बात कहता है कि सबसे बड़ी संख्या 195 है। कहता है सबसे बड़ी संख्या 195 है। अब कहता है कि और अन्य 2 संख्याओं के बीच का अंतर, मतलब कहने का ये है कि संख्या 3 है हमारे पास, उसमें से 3 संख्याओं में से जो सबसे बड़ी संख्याएं हैं उसका वो जो सबसे बड़ी संख्या है वो 195 दिया हुआ है। तो अब हमको निकालना क्या है, 2 संख्या निकालना क्या है, 2 संख्या। अब देखिए इसके आगे भी देख लेते हैं क्या कहता है, और अन्य 2 संख्याओं के बीच का अंतर 20 का है। सबसे बड़ी संख्या 195 है और उनका अंतर, कहने का मतलब यही है कि उनका अंतर 20 का है, 20 है। अब कहता है कि फाइंड आउट द स्मॉलेस्ट नंबर, मतलब सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या, छोटी संख्या क्या होगी, ऐसा पूछ रहे प्रश्न इस तरह का। तो 3 संख्याओं का औसत 135 है, सबसे बड़ी संख्या 195 है। यहाँ पर हम स्पष्ट बात लिखा हुआ है कि संख्या जो है हमारे पास 3 है, सबसे बड़ी संख्या जो है वो 195 है। उनके अब जो 2 संख्या बचा हुआ है, 3 संख्या है तो चूंकि अगर हम कोई संख्या मानेंगे x और दूसरा संख्या जो मानेंगे, ये दोनों का अंतर 20 का होना चाहिए। तो हम हिसाब को मतलब आसानी से बनाने के लिए x + 20 ले लेते हैं। तो कहता है सबसे छोटी संख्या क्या है, सबसे छोटी संख्या ये पूछ रहा है। ये तीनों में से ये तीनों एक संख्या है, सबसे 95 सबसे बड़ी संख्या है, x हम दूसरी संख्या माने हैं और x + 20 तीसरी संख्या है। अब तीनों संख्याओं का औसत जो है वो 135 है। अब देखिए तीनों औसत निकालने के लिए आप पढ़े थे कि जितनी संख्याएं होती है कुल संख्याओं का योग और बटा जितना भी संख्या रहता है उसका, वो जैसे यहाँ पर एक संख्या 95 है, एक संख्या x है, दूसरा संख्या x + 20 है, तो मतलब यहाँ पर 3 संख्याएं हो रही है तो बटा 3 करेंगे। और फिर कहता है कि तीनों संख्याओं का औसत 135 है, 135 है। तो कहता है कि उनका अंतर 20 है और सबसे छोटी संख्या बताना है। अब यहां से फाइंड कर लीजिए x का वैल्यू। देखिए क्या आता है, तो 2x और प्लस 215 बराबर 135 और गुना 3 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 405 आएगा। और यहां से फिर हम अगर 2x बराबर निकालें तो 405 और माइनस 215 आएगा। x का वैल्यू क्या आएगा, यहां से माइनस करेंगे तो 0 और 5 में 5 जाएगा तो 0, यहां 10, 10 में 1 जाएगा तो 9 और 4 यहां बचा 3, 3 में 2 जाएगा तो 190 बटा 2। अब यहां से कटाएंगे तो कितना आएगा 95। देखिए अब x का वैल्यू कितना हो गया 95। ये आपका ये जो सबसे छोटी संख्याएं थी ये 95 आ गया आपका छोटी संख्या। अब देखिए यहां से क्या करते हैं कि अगर यही प्रश्न में ऐसा हो कि औसत नहीं हो, नंबर सिस्टम से अगर इसी प्रश्न को ऐसे भी बना सकते हैं कि नंबर सिस्टम से
इसका जो है सबसे छोटी संख्या है 95 हो जाएगा, और हम x प्लस 20 माने थे तो इसमें 20 ले लेंगे, 95 प्लस 20 ले लेंगे तो ये हमारी दूसरी संख्या निकल जाएगी। तीसरी संख्या तो दी गई है 195। तो ये तीनों संख्याओं को अगर हम जोड़ेंगे, तीनों संख्याओं को अगर हम जोड़ेंगे तो 195 आ जाएगा, आसानी से आ जाएगा। अगर यहीं से ऐसा प्रश्न पूछ दिया जाए आपको कि तीन संख्याओं का औसत 135 है, अगर यहाँ पर ऐसा पूछ दिया जाए कि तीन संख्याओं का योग 135 है, औसत नहीं देकर पूछ दे कि तीन संख्याओं का योग 135 है, और सबसे बड़ी संख्या नहीं पूछ देगा कि सब बीच वाली संख्या क्या है, ऐसे पूछ देगा। कुछ इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ऐसा भी पूछ सकता है, सबसे बड़ी संख्या भी पूछ लेगा। तो देख लीजिए, कॉन्सेप्ट आपको पता रहेगा तो बड़ी संख्या, छोटी संख्या, सब संख्या निकाल लीजिएगा बहुत ही आसानी से। देखिए तीन संख्याओं का योग 135 है, तो तीन संख्याएं अगर हम ले लेंगे, कोई भी तीन संख्या x प्लस कोई भी तीन संख्या आप ले लीजिए और फिर योग 135 कर दीजिए, x का वैल्यू निकाल दीजिए, तो यहां से भी निकल सकता है। और अगर हम देखिए यहां से निकाल कर ही आपको दिखा देते हैं कि x और फिर 2x प्लस 3x, ऐसा ले लीजिए कि तीन संख्याओं का योग 135 है। अब यहां से हम x का वैल्यू अगर फाइंड कर लेंगे तो ये जो x का वैल्यू आएगा ये बीच वाली संख्याएं आएगी, x का वैल्यू। अब हम अगली दो संख्याएं निकाल सकते हैं, जैसे अगर x का वैल्यू आ रहा है तो x, फिर दूसरी संख्या निकालेंगे तो 2x, तीसरी संख्या निकालेंगे तो 3x, ऐसे करके जितनी संख्या निकालनी है उतनी संख्या हम बहुत ही आसानी से निकाल लेंगे। तो इस तरह का भी प्रश्न आपका छूटना नहीं चाहिए, इस तरह का भी प्रश्न बहुत ही आसान तरीके से बनता है। अगला प्रश्न देखिए कैसा है। अगला प्रश्न कहता है कि 12 छात्रों की एक कक्षा के छात्रों का औसत कद 180 सेंटीमीटर है। मतलब 12 छात्रों की एक कक्षा, 12 छात्रों की एक कक्षा के छात्रों का, एक कक्षा है, इसका कहने का मतलब यह है कि एक कक्षा है जिसमें 12 छात्र हैं। अब 12 छात्रों की एक कक्षा के छात्रों का औसत कद, छात्रों का औसत कद 180 सेंटीमीटर है। यहां पर जो 12 छात्र है इसका औसत जो लंबाई है वो 180 सेंटीमीटर है। दूसरा बात कहता है कि वर्ग शिक्षक के कद को छात्रों के कद में जोड़ने पर, यहाँ जो वर्ग शिक्षक के कद से छात्रों का कद जोड़ने पर, कहने का मतलब यह है कि टीचर का जो कद है वो अभी बात हो रहा है, लेकिन छात्र का जो कद है वो तो हमें पता है कि 180 सेंटीमीटर औसत है 12 छात्रों का। लेकिन अगर हम वर्ग शिक्षक के कद से छात्रों का कद जोड़ देते हैं तो इसका कद घटकर 169 सेंटीमीटर हो जाता है, पर 169 सेंटीमीटर हो जाता है। मतलब यह बात स्पष्ट है कि 180 सेंटीमीटर था तो घटकर हमारा 169 सेंटीमीटर हो गया। तो कहता है कि शिक्षक का कद ज्ञात करें, मतलब टीचर का ये हाइट पूछ रहा है, शिक्षक का कद ज्ञात करें। इस तरह का प्रश्न पूछता है एग्जाम में। और देखिए इसको कितना आसान तरीके से बनाएंगे कि 12 छात्रों का एक कक्षा में औसत कद 180 सेंटीमीटर है, वर्ग शिक्षक के कद से छात्रों का कद जोड़ने पर 169 सेंटीमीटर हो जाता है, तो शिक्षक का कद। अब हमको ये बात आप बताइए कि ये जो औसत कद में कमी आई वो कितनी सेंटीमीटर की आई। औसत कमी अगर हम निकालें तो ये 1 सेंटीमीटर हो जाएगी, क्योंकि 180 सेंटीमीटर और माइनस 179 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर हमारा जो है ये औसत कमी आ जाएगा। अब बात करता है कि शिक्षक का कद ज्ञात करनी, तो शिक्षक का कद अब हमको ये बात हम लोग जानते हैं कि 180 सेंटीमीटर छात्रों का औसत कद था। अब बात आता है 180 सेंटीमीटर में हम माइनस कर देंगे क्या, 12 तो छात्र था, 12 छात्र था और एक टीचर, मतलब आदमी कितना है 13, और गुना 1 कर देंगे, क्योंकि औसत कमी कितना था 1। बहुत ही आसान तरीके से ये प्रश्न बन जाएगा हमारा कि अगर 180 माइनस 13 करेंगे तो 167 सेंटीमीटर, और यही हमारा आंसर रहेगा।
इस तरह का प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि एग्जाम के दृष्टिकोण से ये सब प्रश्न इम्पोर्टेंट है और आपके लिए भी ये सब प्रश्न जानना चाहिए। इस तरह का प्रश्न पूछता है हर बार एग्जाम में। और ये देखिए 1-1-2 स्टेप में बना देंगे अगर हमको कॉन्सेप्ट पता हो। इसलिए हम बहुत ही स्लो मोशन में आपको बता रहे हैं, क्योंकि आप ये कॉन्सेप्ट को आप समझ सकें। और ये कॉन्सेप्ट जब आपको समझ में आ जाएगा तो आपको करना कुछ नहीं है, सीधा 180 सेंटीमीटर और माइनस 180 सेंटीमीटर माइनस, और आदमी कितने हैं 12 स्टूडेंट और 1 टीचर, मतलब 13, ये माइनस कर दीजिएगा, मुंह से आंसर निकल जाएगा। मतलब कॉपी को छूना भी नहीं पड़ेगा आपको, आंसर आपके सामने आ जाएगा। इस तरह का कॉन्सेप्ट आप पकड़ लीजिए, बाकी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा एग्जाम में। देखिए अब तीसरा प्रश्न कहता है कि 8 संख्याओं का औसत 42 है। मतलब 8 संख्याओं का, 8 कोई भी संख्या 8 है, यहाँ पर कोई सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य, अभाज्य, कोई भी संख्याओं का जिक्र नहीं किया है। 8 जो संख्या है वो कोई भी संख्या हो सकती है कि 8 संख्या का औसत 42 है ना, और 8 संख्याओं का औसत 42 है। ठीक है, एकदम प्रश्न के हिसाब से चलेंगे। यदि प्रत्येक संख्या में से 9 घटाया जाए, मतलब 8 तो हमारा संख्या है ये, उसमें से अगर 9 घटाया जाए, 9 घटाया जाए किसमें, ये 8 संख्याओं में प्रत्येक में अगर 9 घटाया जाए, तो 9 घटाया जाए तो क्या हो जाता है, तो प्राप्त संख्याओं का नया औसत, मतलब ये न्यू एवरेज पूछ रहे हैं, न्यू एवरेज, फाइंड आउट द न्यू एवरेज। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि अब ये कह रहा है कि 8 संख्याओं का औसत 42 है, यदि प्रत्येक संख्याओं में से 9 घटाया जाए तो प्राप्त संख्याओं का औसत, तो प्राप्त संख्याओं का नया औसत क्या होगा, यह पूछता है ये। तो पहले देख लेंगे कि औसत बराबर क्या होगा। अब 8 संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है, 42। आप देख रहे हैं कि प्रश्न में ही ऐसा है कि 8 संख्याओं का औसत 42 है, तो औसत ऐसा अगर लेंगे कि 8 औसत 9 से कम हो जाएगा, नहीं, चूंकि एक बात ये हम आपको लिख दिए इसलिए ये आपको समझने में परेशानी ना हो, क्योंकि 8 संख्याओं का औसत 42 है, और अगर 8 संख्या में 9 घटाइए देंगे तो 9 से तो कम में ना रहेगा। अब औसत 9 से कम हो जाएगा, तो अब क्या करेंगे, औसत बराबर क्या होगा, मतलब एवरेज बराबर क्या हो जाएगा कि ये जो हमारा औसत है, मतलब 42 जो है, इसमें से चूंकि 9 से कम ही रह जाएगा और प्रत्येक संख्याओं में से 9 ही घटाया जा रहा है, तो हम सिंपल बनाने के लिए इसको 42 में अगर 9 भी घटा दें तो हमारा जो ये 33 आएगा, यही आंसर कहलाएगा। और इसी तरह से अगर आपको दूसरा भी प्रश्न दे दे तो आप इसी तरह से बिना कॉपी कलम छुए ऐसा प्रश्न बना सकते हैं। अब यहाँ करना क्या है, अभी तो आपको हम कॉन्सेप्ट समझाने के लिए 2 लाइन लिख भी दिए, आपको करना क्या है, परीक्षा में देखेंगे कि ऑप्शन अगर है, पहला ऑप्शन है 30, दूसरा है 31, 32, 33, नहीं, तो आप क्या करेंगे, डी नंबर ऑप्शन जो है इसी पर टिक लगा देंगे सीधा, क्योंकि आप यहाँ पर से 42 में 9 घटा लेंगे अपने मन में, इतना तो हल्का कैलकुलेशन तो कोई भी कर सकता है, तो 42 में से 9 घटाकर आप डायरेक्ट आंसर पर जा सकते हैं। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहता है। इस तरह का ही प्रश्न पूछता है एग्जाम में, कुछ भारी प्रश्न नहीं पूछता है, इसी तरह का क्वेश्चन पूछता है, लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी होता है, वो आपको समझने का सिर्फ फेर है, आप समझ जाइएगा तो प्रश्न नहीं छूटेगा। अब अगला प्रश्न है हमारा कि चौथा नंबर जो प्रश्न है, ये 10-18, मतलब 10:18, 7:21, 12:16, 8:20 में से न्यूनतम संख्या क्या है, मतलब ये सबसे छोटी से छोटी संख्या पूछा है। न्यूनतम संख्या कहने का मतलब है कि सबसे छोटी संख्या ये पूछा है। तो इसको हम करने के लिए, सबसे छोटी संख्या है, इसको पता लगाने के लिए क्या कर सकते हैं भाई, तो इसको हम ऐसे पता लगा सकते हैं कि 10-18 है, तो 10/18 कर लीजिए, सिंपल फॉर्म देख लेते हैं कि ऐसे में क्या आता है, 10/18 नहीं, तो 10 अगर हम 18 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0.55। वहीं पर अगर दूसरा का बात करें, 7/21 अगर रहे, तो 7/21 अगर हम करेंगे तो 0 क्या आएगा, 33।
तीसरा बात कहता है कि 12/16 हो, तो 12/16 रहेगा तो क्या करेंगे 0.7 और 5 आ जाएगा। वहीं पर अगर 8/20 हो तो 0.40 हो जाएगा। अब ये पूछ रहा है हमको कि न्यूनतम संख्या कौन है, तो न्यूनतम संख्या ये तो आप देखकर बता ही सकते हैं कि न्यूनतम संख्या कौन है। न्यूनतम संख्या कौन है, तो इसमें से देख लीजिए सबसे छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या कौन है, तो हमारा जो ये संख्या है ये सबसे न्यूनतम संख्या है। मतलब अगर हम ऐसा बात करेंगे 7:21 सबसे न्यूनतम संख्या है, तो अगर न्यूनतम संख्याओं की बात हो तो हम सबसे छोटी संख्याओं को लेंगे। अगर यहीं पर महत्तम संख्याओं की बात हो, अगर यहीं पर ये प्रश्न पूछ दिया जाए कि महत्तम संख्याएं कौन है, महत्तम संख्या क्या है, तो हम एकदम आराम से लिखेंगे। क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट पता है कि महत्तम संख्या, हम आपको जब बेसिक कॉन्सेप्ट दे रहे थे औसत अनुपात, समानुपात और मिश्रण का, तो आपको बताए थे कि इसका बेसिक कॉन्सेप्ट इसी तरह से निकलता है और आपको हम सारी छोटी छोटी बातों को समझाए थे। और इसी तरह से एकदम छोटा छोटा सा बात ख्याल रखकर ये बड़ा बड़ा सा क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। क्योंकि अगर बहुत बड़ा भी अगर सवाल है, बहुत बड़ा भी अगर सवाल है, तो उसको अगर हम ऐसा सोच लेंगे कि बहुत बड़ा सवाल है, तो वो सवाल बनने में कहीं ना कहीं गलती हो जाएगा और वो सवाल हमसे नहीं बनेगा। उसको हम बहुत ही आसानी से छोटे छोटे तरीकों से समझेंगे और बहुत ज्यादा माइंड नहीं लगाना है कि बहुत बड़ा सवाल है नहीं बनेगा, तो फिर नहीं बनेगा सवाल वो। इसलिए उसको अच्छे तरीके से सोचना है और बना देना है। क्योंकि अगर छोटी छोटी बातों को याद रखेंगे हम, तो हमारा सवाल छूटेगा ही नहीं। अगर बड़े बातों को ख्याल रखेंगे तो छोटा सवाल ज्यादा छूटने का चांस रहता है। क्योंकि परीक्षा में बहुत बड़ा सवाल नहीं पूछता है, छोटा सवाल पूछता है, लेकिन ट्रिकी को सवाल पूछता है जिसमें आप फंस जाते हैं। तो इसलिए छोटी छोटी बातों को याद रखिए और सारा सवाल आप सॉल्व करते जाइएगा, ये आपको परेशानी नहीं होगी। यहीं पर अगर महत्तम संख्या की बात हो तो हम 12/16 कर सकते हैं। क्योंकि सबसे बड़ी संख्या जो आ रही है ये महत्तम है, मतलब 12/16। इसका कहने का मतलब है 0.75, इसका कहने का मतलब क्या है 0.33। तो आप, हमें उम्मीद है कि ये बात आप समझ गए होंगे और इसी तरह से आप परीक्षा में भी बनाइएगा। जितना अच्छे से कॉन्सेप्ट, जितना अच्छा कॉन्सेप्ट हम आपको दे रहे हैं, इतना ही अच्छा कॉन्सेप्ट से आप समझिए और इस तरह का प्रश्न आप अपने होमवर्क में भी शामिल कीजिए और बनाइए। देखिए कितना मजा आता है। अगला प्रश्न देखते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। मतलब कहता है दो संख्याओं का अनुपात, दो संख्याओं का अनुपात, हम सेलेक्टेड, सारा ये पेपर में हम पूरा सेलेक्टेड क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं और वो प्रश्न हम उठाए हैं बुक से जो पूछ लिया गया है, या एसएससी हो, रेलवे हो, बैंक हो, ऐसा प्रश्न उठाते हैं जो आपके एग्जाम में पूछ लिया गया है, या हमें ऐसा लगता है कि हमारे दृष्टिकोण से कि वो प्रश्न पूछने वाला है, इसलिए आपके लिए हम लाए। और हम बहुत ही छोटे छोटे तरीकों से आपको बता रहे हैं जिससे आपको समझने में परेशानी ना हो, एग्जाम क्रैक करने में परेशानी ना हो। देखिए अगला प्रश्न यह कहता है कि दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। अब बात ये आती है कि जब आप देख लें कि अनुपात की अगर बात हो रही है, तो हम आपको बताए थे कि अगर x अनुपात y रहे तो इसका कहने का मतलब यह है कि x/y। इससे भी हम डिनोट कर सकते हैं अनुपात को, मतलब एवरेज को हम ऐसे भी डिनोट करते हैं। तो दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है और दो संख्याओं में से 8 जोड़ने पर, मतलब दोनों संख्याओं में 8 जोड़ने पर मतलब बात ये स्पष्ट है कि दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। यह बात तो स्पष्ट है। लेकिन ये जो दो संख्याएं हैं 2:3, ये संख्याओं में 8 जोड़ने पर अनुपात 3:4 हो जाता है। मतलब 8 जोड़ने पर 3:4 हो जाता है। ये बात तो स्पष्ट है कि अगर हम ये अनुपात में 8 जोड़ें तो ये प्राप्त हो जाएगा। ये बात स्पष्ट है। अब अगला देखते हैं कि उन दोनों संख्याओं का योग क्या है। मतलब दोनों संख्याओं का योग पूछ रहा है, तो पहले हम संख्या निकाल लें तब ना योग निकालेंगे। दोनों संख्याओं का योग पूछ रहा है ये, तो पहले दोनों संख्याएं हम निकाल लें। तो हम ऐसा ले लेते हैं कि माना
दो दो संख्याएं 2x तथा 3x है। हम अभी आपको हिंदी मीडियम में बता रहे हैं, इंग्लिश मीडियम में भी फिर बताएंगे, क्योंकि हम इंग्लिश इसलिए इंक्लूड नहीं करना चाहते हैं कि बहुत बच्चे को परेशानी होने लगेगी, इसलिए हम इंग्लिश नहीं यूज करते हैं। इंग्लिश भी बताएंगे, इंग्लिश में से भी अभी आप हिंदी में से, हिंदी के जितने ज्यादातर स्टूडेंट हिंदी के रहते हैं इसलिए हिंदी में आपको बता रहे हैं कि माना दो संख्याएं 2x का 3x है। अब दोनों संख्याओं में 8 जोड़ने पर मतलब 2x प्लस 8 और y, मतलब अनुपात को तोड़ने के लिए y के रूप में लिख सकते हैं हम। तो 3x और प्लस 8, तो यहां से क्या हो रहा है, संख्या 3:4 हो जाता है। यहां से x का वैल्यू निकाल देंगे तो हमारा संख्या निकल जाएगा। देखिए 4 दूनी 8 है, x और प्लस 8 चौके 32 बराबर 3 तिया 9x प्लस 8 तिया 24। अगर हम बात करें यहां से कि x बराबर कितना होगा, तो उधर जाएगा, ये इधर आएगा, बात हो जाएगा ऐसा कि x बराबर 8 हो जाएगा। 8 हो जाएगा, मतलब कहने का मतलब यह है इसका कि ये जो x निकला तो हम तो पहली जो संख्याएं थी वो हम 2x माने थे। यहां पर आप देख रहे हैं कि एक संख्या 2x और 3x माने, तो ये जो 2x माने थे, 2x जो माने थे ये क्या हो जाएगा, 2 गुना 8। बात स्पष्ट है कि 2 गुना 8 हो जाएगा। 8x का वैल्यू है, 2 लिखा हुआ था 2x, तो यहां से 16 निकल के आ जाएगा। और योग पूछ रहा है तो जोड़ दे देंगे। दूसरी संख्याएं क्या है 3x, इसका कहने का मतलब है 3 गुना 8 मतलब 24, और जोड़ेंगे तो 6 4 10 के 0, कैरी 1 2 3 और 1 4 मतलब 40 इसका आंसर है। दोनों संख्याओं का योग अगर बात की जाए तो 40 है। अगर हम इसको चेक करेंगे कि हमारा हिसाब सही है या गलत है तो हम यहाँ पर बैठा के सवाल को देख सकते हैं, हमारा 3/4 ही आएगा। इसी जगह अगर हम x का वैल्यू पुट कर देंगे तो 3/4 ही आएगा सॉल्यूशन करने पर। इससे यह पता चलेगा कि हमारा जो सवाल बन रहा है या फिर हमारा जो सवाल बना वो सही है। लेकिन आपको कॉन्फिडेंस के साथ रहना है और परीक्षा में ऐसा प्रश्न नहीं छोड़ना है। देखिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न कहता है कि अनुपात 11-15 के दोनों पदों में, मतलब कहता है कि अनुपात 11-15 के दोनों पदों में कौन सी संख्या घटाई जाए, कौन सी संख्या घटाई जाए ताकि वह 2:3 बन जाए। पूछता है कि वह ताकि 2:3 हो जाए। बात देखिए स्पष्ट रूप से समझिए कि अनुपात 11-15 के दोनों पदों में कौन सी संख्या घटाई जाए। तो हम अगर ले लें कि x संख्या अगर घटा दें इसमें से, तो बात बन सकता है कि अगर 11 और 15 का बात हो रहा है, अनुपात हटाने के लिए हम बटा का यूज कर लेंगे, और 11-15 में से अगर हम x दोनों में से घटा दें तो कौन सी संख्या घटाई जाए, वो 2:3 हो जाए। मतलब 2/3 अनुपात तोड़ेंगे तो बटा में आ जाएगा वो। यहां से अगर सॉल्व कर देंगे तो हमारा संख्या निकल जाएगा। कहने का मतलब है ये x का वैल्यू निकल जाएगा। गुना कर दीजिए 11 से 33 और 3x बराबर 30 और माइनस 2x। अगर बात की जाए x की तो x बराबर 3 हो जाएगा। और इस तरह से देखिए कितना 1-2 स्टेप में हम आपका सारा सवाल सॉल्व कर रहे हैं, और बहुत ही धमाकेदार ट्रिक है ये सब। और ये सब कॉन्सेप्ट आप भी समझ जाइए और आप भी एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं ये सब ट्रिक को अप्लाई करके। बहुत ही मजेदार ट्रिक है। देखिए अगला प्रश्न, एक भी प्रश्न कितना बड़ा से बड़ा प्रश्न होगा उसको हम 4-5 लाइन से ज्यादा जाने नहीं देंगे। सिर्फ आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए कि हम किस तरह से कॉन्सेप्ट आपको दे रहे हैं, और हमें उम्मीद है कि हमारा कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल पसंद आएगा। देखिए अब कहता है कि 60 परिणामों का औसत, 60 परिणामों का औसत मतलब ये है कि 60 बच्चा का रिजल्ट आया या फिर कुछ भी हुआ, मतलब आप परिणाम समझेगा मतलब यही सब समझ सकते हैं कि परिणाम मतलब होता है रिजल्ट। नहीं तो 60 रिजल्ट आया जिसका औसत कितना था, 40 था।
40 है, लेकिन 40 परिणाम उल्टा फिर बात करता है ये 40 परिणामों का औसत 60 है। मतलब एक बार तो इधर से ले लिया कि 60 परिणामों का औसत 40 है, और दूसरा बात कहता है कि 40 परिणामों का औसत 60 है, ये भी बात है। अब कहता है कि तो सभी परिणामों का औसत ज्ञात कीजिए, मतलब ऑल एवरेज पूछ रहा है, ये ऑल एवरेज पूछ रहा है, मतलब टोटल एवरेज, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं टोटल एवरेज, मतलब कुल औसत पूछ रहा है ये। तो कहने का मतलब यह है इसका कि 60 परिणामों का औसत 40 है, मतलब 60 परिणामों का औसत 40 है, और फिर 40 परिणामों का औसत भी 60 है। लेकिन अगर हम ये ले रहे हैं तो औसत में आपको पता होगा कि दोनों संख्याओं को हम ऐसे जोड़ देते हैं तो हमारा औसत निकल जाएगा। देखिए तो यहां से करेंगे तो 6 चौके 24 2400 और प्लस 6 चौके 24 2400 और प्लस 6 चौके 24, यहां से भी आ जाएगा 24 अब बटा 100, 24 2400 4800 मतलब 4800 और बटा 100, 1 0 कैंसिल हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 48 का आंसर हो जाएगा। मतलब टोटल जो एवरेज है वो एवरेज 48 हो जाएगा। देखिए कितना आसानी से आपको सवाल बता रहे हैं, बहुत ही आसानी से आप समझते जाइए सवाल को, एक भी सवाल नहीं छूटेगा आपका एग्जाम में। और हम भी ऐसा प्रयास किए हैं कि आपका ऐसा कोई टाइप ना रहे जो टाइप हम आपसे शेयर ना कर पाए। सारे टाइप का सवाल, जितना भी टाइप का सवाल उठता है राइज होता है एग्जाम में, सारा टाइप का सवाल हम उठा रहे हैं आपके लिए। देखिए आप, और बहुत ही आसानी से आप समझते जाइए, शांति से देखते जाइए और आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। हम बहुत ही आसान तरीका से आपको समझाएंगे। बात कहता है कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। देखिए ऐसा सवाल पूछता है, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करें। बात क्या है कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करें। तो आपको पहले जानना होगा कि अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं। अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं, 2 3 5 7, इस तरह की संख्याओं को अभाज्य संख्याएं कहते हैं। 2 3 5 7 11, इस तरह, क्योंकि हमको 5 संख्याएं लेनी थी तो हमने 11 तक लिख दी। अब कहता है कि 5 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करें। तो इसमें करना कुछ नहीं है, औसत अगर हमको निकालने के लिए कहा गया तो ये बहुत ही पहला फॉर्मूला हम आपको यही दिए थे एवरेज में। अब इसको सारे को अब आप ऐड कर दीजिए और जितनी भी संख्याएं देख लीजिए, नंबर कितना है, 1 2 3 4 5 कर दीजिए। अब सारा जो अभाज्य संख्याएं हैं इसको सारा अभाज्य संख्याएं को जोड़ दीजिए। तो जोड़ने पर कितना प्राप्त होगा, 3 2 5 5 10 7 17 17 और 11, मतलब 17 और 11 हो जाएगा 29 बटा 5, 5 5 जब 55, 40 5 8 40, मतलब 5.8 इसका आंसर आएगा। कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना है, तो 5.8 है। इतना आप कहीं भी एग्जाम में अगर ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो आप हाथ में भी करके देख सकते हैं कि अभाज्य संख्या आपको पता है, आप जोड़ दीजिएगा और भाग दे दीजिएगा तो तुरंत आपको आंसर पता चल जाएगा। बहुत ही आसान तरीका था ये बनाना इस तरह का सवाल। देखिए अब अगला प्रश्न है कि एक स्कूल में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 7:3 है। मतलब एक स्कूल है उसमें लड़के का अनुपात, स्कूल में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 7:3 है, 7:3 है। अब यहां से तो एक बात हमारा क्लियर हो रहा है कि स्कूल में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 7:3 है। तो कहने का मतलब है जैसे हम 7:3 लेंगे तो 7/3। अब लड़के तथा लड़कियां, लड़के अब बटा लड़कियां, यहां से हमें ये पता चल रहा है कि लड़कों की संख्या 7 है और लड़कियों की संख्या 3 है। अब प्रश्न को देखते हैं कि प्रश्न क्या बोलता है। अगर ये बात बोलेगा तब ना। प्रश्न कहता है कि यदि स्कूल में 195 लड़कियां हैं, ये ऐसा नहीं बोल रहा है,
स्कूल में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 7:3 है। यदि स्कूल में 195 लड़की है, लड़की कितनी है, लड़कियां 195 है स्कूल में, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या पूछ रहा है। ये कुल विद्यार्थियों की संख्या मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। ये स्कूल में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 7:3 है। लड़कियों की जो संख्या है ये 195 है, तो कुल विद्यार्थी कितने हैं? तो कुल विद्यार्थी निकालने के लिए मतलब कुल विद्यार्थी, देखिए कितना आसान था सवाल। विद्यार्थी बराबर ये जो 195 लड़कियां हैं ये तो हम ले ही लेंगे, और अनुपात कितना का था 7:3, तो दोनों को जोड़ दीजिए और 3 से भाग दे दीजिए, तो कितना हो जाएगा 195 गुना 7 3 10/3। अब फिर इसको कैलकुलेट करिए, इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो 650, इसका 650 आंसर आ जाएगा। और ये जो 650 है ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है, मतलब कुल विद्यार्थियों की संख्या 650 है। और अब हम अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या देता है, और ये आपके लिए लास्ट प्रश्न होगा कि ऐसा प्रश्न है कि 9 एवं 16 का मध्यानुपाती क्या है। 9 एवं 16 का मध्यानुपाती क्या है। हम आपको जब कॉन्सेप्ट दे रहे थे तो ये बात आपको समझाए थे और सिखाए भी थे कि मध्यानुपाती का मतलब क्या होता है, कि दो संख्याओं के बीच का जो होता है, जिसे अगर आपको पूछ देती कि 3 और 5 का मध्यानुपाती निकालें, तो यहां से हम देखेंगे कि 3 के भी बीच में 4 है, 5 के भी बीच में 4 है, मतलब 3 और 5 का जो बीच का वाला बीच जो है ये 4 से होकर गुजरता है, इसलिए अगर ऐसा पूछ दे तो 4 इसका होगा। अब यहाँ पर पूछ रहा है 9 एवं 16 का मध्यानुपाती क्या है। जैसे अगर 3 और 5 का पूछा तो मतलब 1 का अंतर था ना बीच में, तो हम 4 बोल दिए। लेकिन अगर इसका निकालना हो तो इसका निकालने के लिए हम ऐसा करेंगे कि मध्यानुपाती बराबर रूट अंडर क्या बताए थे, A क्रॉस B, ऐसा बताए थे। अगर आप 12 पास कर चुके होंगे तो आप 2 तरह का प्रोडक्ट पढ़े होंगे फिजिक्स में, कि 2 तरह का प्रोडक्ट होता है, एक डॉट प्रोडक्ट और एक क्रॉस प्रोडक्ट। तो हम यहाँ पर जो यूज होता है मैथ्स में वो क्रॉस प्रोडक्ट यूज होता है। देखिए A क्रॉस B ऐसा होता है, मतलब ऐसा फॉर्मूला आपको बताए थे कि मध्यानुपाती निकालने के लिए वहां पर जो फॉर्मूला लिखे थे हम A B लिखे थे। A B कहने का मतलब है कि A क्रॉस B। अब देखिए बात यह आता है कि इस तरह का अगर प्रश्न पूछा जाए कि मध्यानुपाती क्या है दो संख्याओं का, तो दोनों संख्याओं को हम 9 गुना 16 कर देंगे, तो 144 आ जाएगा, यानी 12। ये जो 12 है ये 9 से भी उतनी ही दूरी पर है जितना दूरी पर 16 से है। कहने का मतलब यह है मध्यानुपाती मतलब बीच वाला जो होता है उसी को मध्यानुपाती कहते हैं। तो हमें उम्मीद है कि हमारा जितना भी प्रश्न आपको हम बताए वो सारा प्रश्न आपको बहुत ही अच्छा तरीका से समझ में आया होगा, और बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से हम बताते हैं। बड़े बड़े प्रश्नों को 2-3 मिनट में आपको बनाना होता है, ऐसे कि 2-3 मिनट लग जाता है बनाने में। आप एक बड़ा सा प्रश्न है उसमें सोच रहे हैं तो 2-3 मिनट आपका समय ले लेगा, लेकिन परीक्षा में हमारे पास उतना समय होता नहीं है, तो हम 20-30 सेकेंड, बहुत जाएगा तो 50 सेकेंड में क्वेश्चन कितने आसानी से बनाते हैं। इस तरह का प्रश्न हमारे साथ बने रहिएगा, तो इसी तरह से कॉन्सेप्ट हम सारा चैप्टर का आपको देंगे और इसी तरह से आप सारे प्रश्नों को आसानी से हल कर सकेंगे। धन्यवाद।